एक बार गिलहरी बैठी होती है, तभी कौवा उड़ता हुआ आता है उसके पास और कहता है, और गिलहरी कैसी हो? गिलहरी कहती, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? तब कौवा कहता है, क्या तुमने कोई खबर सुनी? गिलहरी पूछती है, कौन सी खबर? तो कौवा कहता है, पड़ोस के गांव में चोरी बहुत हो रही है। कुछ चोर आ करके रोज कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाते हैं और बेचारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। वो चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो लोग चोर को पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चोर को पकड़ना संभव ही नहीं है, वो इतना शातिर चोर है। तब गिलहरी कहती है, ऐसी बात नहीं है, अगर बुद्धि और समझ से काम लिया जाए तो चोर को पकड़ पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, जिसमें एक काका और काकी अपने समझदार बुद्धि से एक शातिर चोर को झट से पकड़ लेते हैं। किसी गांव में गंगा प्रसाद और माया देवी नामक एक वृद्ध दंपति रहते थे। उनका इकलौता पुत्र राजू शहर में नौकरी करता था। राजू बार बार उन दोनों को गांव की जमीन बेचकर शहर आ जाने के लिए कहता रहता, लेकिन वो दोनों अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। पिछले कुछ दिनों से गांव में एक चोर ने आतंक मचा रखा था। गांव वाले रात रात भर जागकर पहरा देते थे, फिर भी हर रात किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती थी। उस चोर के कारण गांव का माहौल खराब हो गया था। ऐसे में वृद्ध दंपति ने गांव छोड़ देने का निर्णय कर लिया। उन्होंने एक दिन अपनी जमीन 75,000 में बेच दी और रुपए लेकर अपने बेटे के पास चल दिए। शहर जाने वाली बस उनके गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिलती थी। देर हो जाने के कारण उनकी आखिरी बस भी छूट गई, इसलिए मजबूरन रात गुजारने के लिए वो दोनों गांव वापस लौट आए। उन्हें काफ़ी लोगों ने वापस आते देख लिया था, इसलिए वे मन ही मन आशंकित थे। रात में सोने से पहले उन्होंने घर के सभी दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद कर दिया था, फिर भी उनकी नींद उनसे कोसों दूर थी। आधी रात के आसपास कुछ आहट सी हुई। गंगा प्रसाद समझ गए कि घर में चोर घुस आया है। उन्होंने बेचैनी से चारपाई में करवट बदली तो चारपाई चरमरा उठी। क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? पति को करवट बदलते देख करके माया देवी ने पूछा। अरे भाग्यवान, जिसके घर में 75,000 की रकम हो, उसे नींद भला कैसे आ सकती है? गंगा प्रसाद ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया। तुम बेकार की चिंता मत करो, मुंह ढककर सो जाओ, माया देवी ने राय दी। अरे चिंता कैसे ना करूं? 75,000 की रकम कोई मामूली रकम थोड़ी ही है। अगर कहीं उसे चोर उड़ा ले गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। गंगा प्रसाद बड़बड़ाए। मैंने कह दिया तुम चिंता मत करो तो मत करो। माया देवी हंसी, फिर बोली, तुमने मुझे रुपयों का जो बंडल दिया था उसे मैंने एक ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि चोर तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम सच कह रही हो? गंगा प्रसाद ने आश्वस्त होना चाहा। बिल्कुल सच, अब तुम आराम से सो जाओ। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं सो जाता हूँ, गंगा प्रसाद ने राहत भरे स्वर में कहा और मुंह ढककर सो गया। उन दोनों की बातें सुनकर बगल में बैठा चोर सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर कौन सी ऐसी जगह होगी जहां बुढ़िया ने रुपए छिपाए होंगे। वो अभी दिमाग अपना दौड़ा ही रहा था कि दूसरे कमरे में गंगा प्रसाद फिर उठकर बैठ गए। अरे भाग्यवान, ये बताओ कि तुमने रुपए छुपाए कहाँ हैं? गंगा प्रसाद ने माया देवी को हिलाते हुए पूछा। जब तुमसे मैंने कह दिया कि मैंने रुपए संभाल कर छुपा दिए हैं, तो फिर क्यों तंग कर रहे हो? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। माया देवी झल्ला उठी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि रुपए कहाँ छिपाई हो? गंगा प्रसाद ने जिद पकड़ ली। क्यों? क्योंकि मुझे तुम औरतों की बुद्धि पर विश्वास नहीं है। कहीं उल्टी सीधी जगह रुपए रख दिए तो मुसीबत हो जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, रुपए मैंने बहुत संभाल कर आंगन वाले कुएं में डाल दिए हैं, सुबह उन्हें निकाल लेंगे, माया देवी ने अत्यंत मासूमियत भरे स्वर में बताया। यह सुनकर गंगा प्रसाद ने अपना माथा पीट लिया और चीखते हुए बोले, अरे करमजली, ये तूने क्या किया? रात भर में तो सारे रुपए पानी में गल जाएंगे। माया देवी हंस पड़ी और बोली, तुमने मुझे क्या अपनी तरह मूर्ख समझ रखा है जो यूं ही रुपए पानी में फेंक दूंगी? तो फिर क्या किया है?
मैंने रुपयों के बंडल को अच्छी तरह से मोटी पॉलीथीन में लपेट करके उन्हें घी के 4 किलो वाले प्लास्टिक के डिब्बे के भीतर रखा है और डिब्बे को कुएं के भीतर डाल दिया है। वो डिब्बा रात भर पानी में तैरता रहेगा। सुबह पड़ोस के किसी लड़के को बुलवा कर निकाल लेंगे। माया देवी ने समझाया। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार निकली। चोर को तो सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता कि रुपए कुएं में तैर रहे होंगे। गंगा प्रसाद ने अपनी पत्नी को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा और लंबी तान कर सो गए। उधर दूसरे कमरे में बैठा चोर पूरी बात सुन रहा था। रुपयों का राज जानकर उसका दिल बिल्लियों जैसा उछलने लगा। वो कुछ देर वहीं रुककर माया देवी के सो जाने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद वो चुपचाप आंगन के बने कुएं के पास आया। उसने लपक कर रस्सी उठाई, उसका एक सिरा कुएं की घिरने से बांधा और झटपट कुएं में उतरने लगा। पानी के भीतर पहुंचकर उसने एक हाथ से डिब्बे को उठाकर हिलाया। ठक ठक की आवाज़ सुनकर उसका दिल झूम उठा। रुपयों का बंडल अंदर ही मौजूद था। चोर अभी कुएं के बाहर आने की सोच ही रहा था कि भरभरा कर रस्सी उसके ऊपर आ गिरी। संतुलन बिगड़ जाने के कारण चोर पानी के भीतर गोते खाने लगा। काफ़ी पानी उसके पेट के भीतर चला गया। किसी तरह अपने को संभालते हुए चोर ने जब ऊपर देखा तो दंग रह गया। कुएं के मुडेर के पास गंगा प्रसाद और माया देवी खड़े मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि चोर कुछ समझ पाता, उन दोनों ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में गांव वाले लाठी डंडा लेकर के एकत्रित हो गए। गंगा प्रसाद ने बताया कि उन्हें शक था कि आज रात चोर उनके घर में घुस सकता है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ योजना बनाकर पहले से ही एक खाली डिब्बे में कागज का बंडल भरकर उन्होंने कुएं में फेंक दिया था। गांव वालों ने जब चोर को कुएं से बाहर निकालकर पिटाई करी तो उसने पिछली सारी चोरियों की बात कबूल ली। उसकी निशानदेही पर सारा सामान भी बरामद कर लिया गया। जिस शातिर चोर को पकड़ने का काम पूरे गांव वाले मिलकर भी ना कर सके, उसे इस बूढ़े दंपत्ति ने अपनी बुद्धि से 1 मिनट में कर दिया। गांव में एक बार फिर से अमन चैन लौट आया। कौवा कहता है, वाकई ये दोनों तो बहुत ही समझदार निकले। फिर इसके बाद गिलहरी और कौवा दोनों बात करते करते टहलने चले जाते हैं। दोनों टहल ही रहे होते हैं तभी उन्हें उनका दोस्त कबूतर मिलता है। कबूतर उन्हें अपने घोंसले में ले चलने का आग्रह करता है तो दोनों उसके घोंसले में जाते हैं। वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी गिलहरी दूर से देखती है कि एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर आड़ी तिरछी रेखाएं बना रहा था। वो कबूतर और कौवा दोनों को लेकर के उस लड़के के पास जाती है और पूछती है, ये तुम अपने घर को गंदा क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है, मैं इसे गंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने घर को सजा रहा हूँ अपनी चित्रकारी से। तब गिलहरी उसे समझाती है, नहीं बेटा, अगर तुम्हें चित्रकारी का इतना शौक है तो तुम अपनी चित्रकारी को कागज़ पे बनाओ, उसको फ्रेम कराओ और दीवार पर सजाओ। इस तरह से तो तुम अपनी दीवारों को गंदा कर रहे हो, जैसे कि वो बंटी किया करता था। तब वो लड़का पूछता है, कौन बंटी? तब गिलहरी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें बंटी की कहानी सुनाती हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुमसे जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। छोटा बंटी एक अच्छा चित्रकार था। अभी उसे ना पढ़ना आता था और ना ही लिखना, पर उसने चित्र बनाना सीख लिया था। जब भी मम्मी या पापा बाजार जाते, बंटी अपनी फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उन्हें पकड़ा देता। उसमें एक बॉल बनी होती, एक बैट बना होता, एक चश्मा बना होता, चॉकलेट बनी होती, टॉफ़ी बनी होती और ना जाने क्या क्या बना होता। पर पापा मम्मी उसकी चित्रकारी की भाषा को अच्छी तरह समझते थे। बंटी का चौथा जन्मदिन था। इस बार पापा ने उसे रंगों की डिब्बी और ब्रश गिफ्ट किए थे और साथ में बहुत सी रंग बिरंगी शीट्स भी दी थी। लो बेटा, अब तुम इन कागजों पर खूब ड्राइंग बनाना, पापा ने कहा तो बंटी बहुत खुश हुआ। अभी तक तो वो केवल पेंसिल से ही चित्र बनाता था, अब तो उनमें तरह तरह के रंग भी भरेगा। अगले दिन से वो अपना काफ़ी समय चित्रकला में लगाने लगा। वैसे भी नए नए रंगों का शौक था। सप्ताह भर में उसने काफ़ी सारे कागज भर दिए थे। जो भी घर में आता उसके ड्राइंग की प्रशंसा जरूर करता। प्रशंसा सुनकर बंटी का उत्साह और बढ़ जाता। एक दिन दोपहर में मम्मी सो रही थी, बंटी चित्रकला में लगा था।
जब मम्मी सोकर उठी तो सामने की दीवार पर देखकर परेशान हो उठी। बंटी ने उस पर तरह तरह के आड़े तिरछे चित्र बना रखे थे। मम्मी को बहुत गुस्सा आया। बंटी को बुलाकर डांटते हुए बोली, तुम्हें इसलिए रंग लाकर दिए थे कि घर की दीवारें खराब करो। बंटी को पेंटिंग बनाने पर ही डांट पड़ी थी। वो तो समझ रहा था कि मम्मी उठते ही उसको शाबाशी देगी। लगता है मम्मी को पेंटिंग पसंद नहीं आई। इस बार मैं इतनी अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा कि मम्मी खुश हो जाएगी। अगले दिन जब मम्मी रसोई के काम में लगी थी तब बंटी की कोई आवाज़ ना सुनाई दी तो मम्मी उसे ढूंढती हुई ड्राइंग रूम में आई। कमरे की दीवार को देखते ही उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने आव देखा न ताव, बंटी के 2 तमाचे लगा दिए। तुम्हें कल भी मैंने कहा था कि दीवार मत खराब करो, पर तुम पर कोई असर नहीं होता। लगता है मम्मी को आज भी मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई, मन ही मन बंटी ने सोचा। पर मम्मी अभी यह तो पूरी ही नहीं हुई है, जब पूरी हो जाएगी तब आपको अच्छी लगेगी, नंदू ने आंसू बहाते हुए कहा। नंदू के आंसू देखकर मम्मी कुछ ढीली पड़ी और उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटा पेंटिंग करने से दीवारें खराब हो जाती हैं। तुम्हें जो भी चित्र बनाने हैं कागज पर बनाओ, फिर हम उसे फ्रेम करवाकर कमरे में टांग देंगे। मम्मी की बात सुनकर बंटी चुप हो गया, पर उसे उनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे मम्मी की तो आदत ही है दिन भर ये मत करो वो मत करो, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। इनकी बात पर ध्यान दिया तो हो गई मेरी पेंटिंग, बंटी ने मन ही मन कहा और सोचते हुए खेलने चला गया। अगले दिन बंटी स्कूल से रंग बिरंगे चौक के टुकड़े लाया। उसने घर के बाहरी गेट के दोनों ओर रंग बिरंगे चित्र बनाए। चित्रों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब तो सबको घर आने से पहले पता ही चल जाएगा कि कोई इस घर में बहुत बढ़िया चित्र बनाता है, बंटी ने सोचा और उछलता हुआ घर के अंदर चला आया। इस बार उसे पापा ने भी समझाया, बेटा अच्छे बच्चे दीवारों पर चित्र नहीं बनाते हैं। बंटी मम्मी पापा के सामने तो चुप हो जाता था, पर बाद में मनमानी करता था। एक दिन तो उसने कमाल ही कर दिया। सोफ़ा सेट की रेक्सीन के ऊपर बॉल पेन से तरह तरह के चित्र बना दिए। उस दिन मम्मी पापा को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो समझ गए कि बंटी प्यार दुलार से समझने वाला नहीं है। उस दिन उन्होंने उसको डांटा फटकारा ही नहीं बल्कि जमकर पिटाई भी करी। धीरे धीरे बंटी ढीठ हो गया। अब वो स्कूल की दीवारों पर भी रंगीन चौक और रंगों से चित्र बनाने लगा। मैडम ने उसे ऐसा ना करने के लिए कहा तो वो अपनी मेज पर ही चित्र बनाता रहता। बीनू बंटी का पक्का दोस्त था। उसने भी उसे समझाया कि वो स्कूल के फर्नीचर खराब ना करे, पर बंटी पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। फिर बीनू ने सोचा कि बंटी की गंदी आदत छुड़ाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन आधी छुट्टी के बाद बंटी जब कक्षा में आया तो उसे देखकर सब हंसने लगे। उसके पीछे से उल्लू उल्लू की आवाज़ें आ रही थी। यही नहीं, उसने गुल्लू को तो स्पष्ट कहते सुना था कि बंटी उल्लू है। बंटी कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो काफ़ी देर परेशान था। छुट्टी होने के बाद वो घर की ओर चल दिया। फिर उसने अपने पीछे आते बच्चों के ठहाके सुने। बीच बीच में वो उसे उल्लू उल्लू शब्द भी सुनाई दे रहे थे। उनकी हंसी से बचने के लिए बंटी ने अपनी चाल को तेज कर दिया। वो लगभग भागता हुआ सा अपने घर पहुंचा। पसीने से तरबतर घबराए हुए बंटी को देखकर मम्मी ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। तभी उनकी नज़र उसकी पीठ पर पड़ी। उसकी पीठ देखकर मम्मी जोर जोर से हंसने लगी। मम्मी को भी अपने ऊपर हंसते देखकर बंटी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आज सब उसे देखकर हंस क्यों रहे हैं। वो दौड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने गया। मिरर में उसे हंसने जैसी कोई बात नहीं दिखाई दी। तभी उसे मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा बंटी, अभी तक तो तुम जमीन, दीवारों और फर्नीचर पर ही पेंटिंग करते थे, अब अपनी पीठ पर ही पेंटिंग चिपकानी शुरू कर दी। मेरी पीठ पर पेंटिंग चिपकी है? अपनी पीठ पर हाथ ले जाते हुए आश्चर्य से बंटी ने पूछा तो मम्मी ने उसकी कमीज निकालकर उसके हाथ में दे दी। कमीज के पीछे उल्लू की पेंटिंग चिपकी थी। नीचे लिखा था, दीवारों को खराब करने वाला बंटी। अरे, ये पेंटिंग मेरी पीठ पर किसने चिपकाई? बंटी आश्चर्य से बोला। तभी वही बीनू आया और बोला, बंटी मुझे माफ़ करना, ये पेंटिंग मैंने ही तुम्हारी पीठ पर चिपकाई थी। मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहता था कि हर चीज़ अपनी जगह पर सुंदर लगती है। तुम दीवारों पर जगह जगह चित्र बनाकर उन्हें खराब करते हो, तो अपना बनाया हुआ एक सुंदर सा चित्र फ्रेम कराकर दीवार पर टांगो। जिस उल्लू के चित्र को तुम्हारी पीठ पर चिपका देखकर सब हंस रहे थे,
वही चित्र यदि पेंटिंग शीट पर बनाकर फ्रेम करवाकर कहीं सजाया जाता तो कितना सुंदर लगता। तुम ठीक कहते हो बीनू। बंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब उसने दीवारों, फर्श और फर्नीचर पर चित्र बनाना छोड़ दिया था। इससे उसके मम्मी पापा खुश थे और स्कूल में मैडम भी खुश थी। पर सबसे अधिक खुश था बीनू। उसके प्रयत्न से उसके दोस्त की गंदी आदत जो छूट गई थी। ये कहानी सुनने के बाद वो बच्चा गिलहरी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं आज के बाद अपने घर को इस तरह से गंदा कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।